हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ऐसा कहते हैं कि रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड, यानी दिमाग को शांत रख के ही बदला लिया जा सकता है, और अगर वो बदला औरत का हो तो फिर क्या ही कहना। पूरे 13.5 साल बाद जेमा जेल से छूट के रिहा हुई है। उसके स्वागत के लिए क्रिश्चियन मिशनरी का प्रीचर रोमिन गुड लक के लिए टोफू लेके खड़ा है, ताकि वो आगे की जिंदगी टोफू की तरह क्लीन और सफेदी से जिए। रोमिन की वजह से जेमा की 6 महीने की सजा रद्द कर दी गई है। रोमिन चाहता है कि जेमा टोफू खा के अपने आप को अब चर्च के कामों में लगा दे, मगर जेमा कुछ अलग ही मूड में है। दरअसल जेमा को 10 साल के एक लड़के की किडनैपिंग और मर्डर के जुर्म में 14 साल की सजा हुई थी। जेमा ने अपना जुर्म तो मान लिया था। तब जेमा 20 साल की थी। एक इनोसेंट दिखने वाली लड़की के इस हरकत से पूरा देश शॉक हुआ था। जेमा का कहना था कि उसने उस वुनमू नाम के लड़के को रोने से चुप कराने के लिए उसके मुंह पे पिलो दबा दी थी, मगर वो मर गया। रोमिन को जेमा के मासूम चेहरे में एंजल दिखा और उसने उसकी मदद की। जेल में भी जेमा सबकी मदद करती थी। उसके अच्छे आचरण से सभी खुश थे। जेमा ने जेल में दिए हुए इमोशनल भाषण से तो जेल की अथॉरिटी भी इम्प्रेस हुई थी। जेमा को सजा में कंसेशन तो मिलना ही था, मगर क्या सचमुच जेमा को अपने किए पे पछतावा था या ये सिर्फ उसका दिखावा था? जेमा टोफू को गिरा देती है। वो देख के रोमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाहिर है जेमा के इरादे कुछ ठीक नहीं। वो रोमिन को एक गाली देते हुए अपने रास्ते चल पड़ती है। फिर वो एक ब्यूटी पार्लर जाके अपनी जेल की एक सहेली से मिलती है। वो ब्यूटी पार्लर यांग नाम की औरत चलाती है। यांग जेमा के साथ 4 साल जेल में थी। यांग ने उसके पिंप का मर्डर किया था। जेमा ने अपनी बातों से उस पर प्रभाव डाला, तो अब जेमा के बाहर आते ही यांग का उसे मदद करना लाजमी था। उसने फ्री में जेमा के रहने का बंदोबस्त किया। यांग ने भी महसूस किया कि बाहर आते ही जेमा के तेवर बदल चुके हैं। क्या जेमा के दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है? जेमा के दिमाग में तो जेल के पहले दिन से ही प्लानिंग चल रही थी। उसे किसी का मर्डर करना था, वो भी बड़ी बेरहमी से। यही सपना तो वो पिछले 13 साल से देखते आ रही थी। अब दूसरे दिन जेमा बंडन के उस फैमिली के यहाँ चली जाती है जिनके बच्चे के मर्डर में वो सजा भुगत के आई थी, और उनके सामने अपनी उंगली काट के वो उस फैमिली से माफी मांगती है। वो फैमिली उसे माफ कर देती है। हाँ, ये बात और है कि कटी हुई उंगली को फिर से जोड़ने के लिए जेमा को अपने जेल के 13 साल की पूरी कमाई खर्च करनी पड़ी थी। हॉस्पिटल से निकलते ही जेमा नासुरो के केक शॉप चली जाती है, जो जेल में कैदी औरतों को केक बनाना सिखाया करता था। नासुरो बिना कुछ सोचे उसे अपने केक शॉप में जॉब दे देता है, क्योंकि जेमा केक बनाने में माहिर है। जहाँ जेमा की मुलाकात जेंशु से होती है, जो जेमा को अपनी बड़ी सिस्टर बना देता है। मगर जेमा ऐसी रिश्तेदारी में कहाँ बिलीव करती थी। 13 साल में वो पूरी दुनिया को पहचान गई थी। अब जेमा डॉली से मिलती है, जो जेमा के साथ जेल में थी। डॉली ने अपने हस्बैंड बेंजो से मिलके एक बैंक डकैती डालने की कोशिश की थी, जिसमें उसे अरेस्ट किया गया था। डॉली से उसे पता चला था कि डकैती के हथियार बेंजो ने खुद बनाए थे। मतलब ये बेंजो जेमा के काम का था। डॉली को किडनी डिसीज था, तो जेमा ने उसे अपनी किडनी देकर उसे अपना कर्जदार बना दिया। जहाँ बेटा बाप को किडनी नहीं देता, वहाँ जेल की एक साथी ने दूसरी को किडनी दी थी। डॉली को जेमा के कर्ज तले दबना ही था। तो अब जेमा डॉली से कहती है कि वो एक ऐसी हैंडमेड गन चाहती है जिसे पुलिस ट्रेस ना कर सके, जो बेंजो को बनानी है। मगर ऐसी गन का डिजाइन प्लान कहाँ से मिलेगा? तो अब जेमा उनके सामने वो डिजाइन रखती है, जिसका नाम धमाका है। अब ये प्लान जेमा के पास कहाँ से आया? तो वही कहानी है। जेल में जेमा एक बुढ़िया की सेवा में लगी थी, जिसे पार्शल अल्जाइमर था। सोई नाम की वो औरत कभी नॉर्थ कोरियन जासूस थी। उसने वो डिजाइन बनाया था। जेमा की सेवा से खुश होके उसने वो उसे दिया था। रात को जेमा घर पहुंचती है तो रोमिन उसका इंतजार कर रहा होता है। वो जेमा को राह भटकने से रोकने आया है, मगर जेमा तो अपने मिशन की राह पे चल चुकी है। वो उससे झूठ कहती है कि उसने बुद्धिज्म अपनाया है। वो सुन के बेचारा रोमिन बहुत शौक होता है। अब हमारे सामने आती है ओमनी, जिसे जेल की गुंडी सुशी काफी एक्सप्लॉइट किया करती थी। सुशी को डिटर्जेंट की एलर्जी थी, तो जेमा ने ओमनी को सुशी से छुटकारा पाने का नुस्खा बताया। जब सुशी ने उसे एक्सप्लॉइट किया तो उसने साबुन इस्तेमाल करके सुशी को बेहोश किया। इस बात से ओमनी भी जेमा की फैन हो गई। अब इस ओमनी से जेमा क्या चाहती थी? जेमा चाहती थी कि ओमनी उसके लिए एक गुड लक स्कल्पचर बनाए। जेमा ने उसके दुश्मन का पता तो ढूंढ लिया था, बस अब ठंडे दिमाग से काम करना था। तो ऐसे में एक दिन जेमा की केक शॉप में पार्क आया। डिटेक्टिव पार्क 13 साल पहले जेमा की केस को हैंडल करता था। पार्क जानता था जेमा ने वो मर्डर नहीं किया, मगर जेमा अपने स्टेटमेंट पे डटी रही कि उसी ने मर्डर किया है। उन्मू, जिसका मर्डर हुआ, वो हमेशा अपनी फेवरेट मार्बल यानी कंचा अपने साथ रखता था। जब पार्क ने उस कंचे के कलर के बारे में जेमा से पूछा, तो उसने उसका कलर ग्रीन कहा था।
जबकि वो कंचा ऑरेंज कलर की थी। पार्क तभी जान गया वो गलत इंसान को सजा दिला रहा है, मगर वो भी मजबूर था। उस वक्त लोगों का गुस्सा रोकने का वही एक रास्ता था। क्यों लिया था जेमा ने उस मर्डर का इल्जाम अपने सर पे, जो उसने किया ही नहीं, क्योंकि ये भी उसके दुश्मन की चाल थी। जेमा ने पुलिस को रिक्रिएशन के जरिए बताया कि कैसे उसने वुनवू को मारा। बेचारा पार्क चाहते हुए भी जेमा की कुछ मदद नहीं कर पाया था। जेमा ये सब बात जेनशु को बताती है, जिससे जेनशु बहुत इमोशनल हो जाता है। सिर्फ अपने दुश्मन से बदला लेना यही जेमा का लक्ष्य नहीं था, बल्कि अपनी बेटी को भी उसे ढूंढना था। जब 13 साल पहले जेमा को अरेस्ट किया गया था, तब उसकी बेटी 1 साल की थी। जेमा सिटी एडॉप्शन सेंटर जाके अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करती है। वो जानना चाहती है उसकी बेटी को किसने अडॉप्ट किया है, मगर ऐसे तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो अब जेमा रात को एडॉप्शन सेंटर के ऑफिस में चोरी छुपे घुसती है और अपनी बेटी के एडॉप्शन के पेपर्स देखती है। तो उसे पता चलता है एक ऑस्ट्रेलियन कपल ने उसे अडॉप्ट किया है। अब जेमा अपने बॉस नासुरो से ऑस्ट्रेलिया जाने के पैसे लेती है। रात को जेनशु जेमा से कहता है कि वो उसे रिस्पेक्ट करने लगा है और वो ऐसी किसी औरत से शादी करना चाहता है जो मेंटली स्ट्रांग हो। जेमा उससे कहती है मैं और एक मर्डर करने जा रही हूँ और तुम मेरा रिस्पेक्ट करते हो। जेमा जानती है मर्द प्यार वाले ऐसे फालतू डायलॉग कब कहता है, तो वो जेनवू को अपने घर ले जाके उसके तन की आग बुझाती है। वो जेनशु से कहती है मैंने जिस लड़के के मर्डर का इल्जाम अपने सर लिया, वो अगर आज जिंदा होता तो तुम्हारी उम्र का होता। उस किडनैपर बेकन ने मेरी बेटी को किडनैप करके मुझसे दूसरे किडनैपिंग का जुर्म अपने सर लेने को कहा, वरना वो मेरी बेटी को मार देता। कौन है ये बेकन? जेमा जब 16 साल की थी तब वो एक लड़के से प्रेग्नेंट हुई थी और जब उसके माँ बाप ने तक उसे ठुकराया तब उसने अपने टीचर बेकन की मदद ली, मगर इस बात का बेकन ने पूरेपूर फायदा उठाया था। जेमा की बेटी जेनी अब 15 साल की हो चुकी है और वो अपनी माँ को मिस करती है। वो अपनी माँ से बहुत सवालों के जवाब चाहती है। अब जेमा ऑस्ट्रेलिया जाती है। वो उन फोस्टर पेरेंट को लेटर पढ़ के सुनाती है कि उन्होंने जिस लड़की को अडॉप्ट किया है वो उसी की बेटी है, तो वो उससे एक बार मिलना चाहती है। वो लोग जेमा को 2-4 दिन उनके घर में रहने की परमिशन देते हैं। एक ही दिन में जेमा उस कपल का दिल जीत लेती है। जेनी चाहती है कि वो कोरिया जाके कुछ दिन अपनी माँ के साथ रहे, जिसके लिए जेमा तैयार नहीं, क्योंकि उसकी मिशन बड़ी डेंजर है। मगर जेनी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, तो जेमा के साथ उसके फोस्टर पेरेंट्स को भी जेनी की जिद के सामने झुकना पड़ता है। जेमा जेनी को कोरिया लेके आती है। यहाँ जेमा की यूनिक गन भी तैयार हो जाती है। कंडीशन सिर्फ ये होती है कि बुलेट टारगेट के करीब जाके चलाई जाए। दूसरे दिन जेमा मार्केट से एक पेट डॉग खरीद के शहर से दूर एक वीरान स्कूल जाती है। साथ में जेनशु भी है। ये वही स्कूल है जहाँ 14 साल पहले उसकी बेकन से मुलाकात हुई थी और बाद में उसकी जिंदगी नरक बन गई। जेमा उस पेट डॉग पे अपनी नई गन आजमाती है। अब हमारे सामने बेकन आता है जो किसी नर्सरी में बच्चों को रायम सिखा रहा है। बेकन शक्ल से जितना जेंटलमैन लगता है उतना ही वो अंदर से दरिंदा है। उसके लिए औरत सिर्फ उपभोग की चीज है और जेमा ये बात अच्छी तरह जानती है। तो वो जेल की अपनी एक साथी मोजो की मदद से अपनी चाल चलना शुरू करती है। जेल में सुशी मोजो पे दुराचार करती थी, तो जेमा ने सुशी के खाने में डिटर्जेंट मिला के उसे बीमार कर दिया और मोजो को सुशी के चंगुल से बचाया। तो मोजो को भी एक कर्ज चुकाना था। मोजो एक चोर थी जिसे जेमा ने बेकन के यहाँ लिव इन पे रहने के लिए भेज दिया था। बेकन के अत्याचारों से मोजो तंग आ गई थी, तो जेमा ने रात को ही बेकन को किडनैप करने का प्लान बना लिया। यहाँ पता चलता है कि बेकन रोमिन के जरिए जेमा पे नजर रखे हुए था, तो रोमिन जेमा की पूरी इन्फॉर्मेशन बेकन को देता है। रोमिन से बेकन को पता चलता है कि मोजो की उसके घर में सेटिंग भी जेमा ने ही की थी। दरअसल जेमा के जेल से छूटने के बाद से ही बेकन की उस पे नजर थी। वो जानता था जेमा जरूर एक दिन उससे बदला लेने आएगी, तो अब वो जेमा को और उसकी बेटी को किडनैप करने की सुपारी 2 गुंडों को देता है। रात को जेमा अपनी बेटी जेनी के साथ घर लौट रही होती है कि रास्ते में उसका सामना उन गुंडों से होता है, मगर अपनी उस गन से वो उन दोनों को मार गिराती है। यहाँ घर में बेकन मोजो ने बनाए हुए खाने का स्वाद ले रहा होता है। वो मोजो के भी इरादे जान चुका है, तो उसने मोजो को कैदी बना लिया है। मगर कुछ निवाले लेते ही वो बेहोश होकर गिरता है, क्योंकि मोजो ने खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी। घर आते ही जेमा गुस्से से बेकन के बाल काट देती है। फिर वो और मोजो दोनों बेहोश बेकन के हाथ पैर बांध देती है। फिर उसे कार में डाल के उस वीरान स्कूल में लेके आती है। जेमा एक लेटर के जरिए सारी सच्चाई जेनी के सामने रखती है ताकि उसकी बेटी उसे गलत ना समझे। जेनी भी अपनी माँ की मजबूरी समझ जाती है। जेमा जेनी को मोजो के साथ घर भेज देती है। जेमा यही सोच रही है कि पिछले 14 साल का बदला वो बेकन से कैसे ले।
ऐसे हैवान को आसान मौत तो नहीं मिलनी चाहिए। जेमा उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? बेकन बताता है, मुझे बच्चे इरिटेट करते हैं, उनका रोना मुझे गुस्सा दिलाता है। जेमा का उसकी बेटी के लिए वो बेइंतहा प्यार देख के उसे उस बच्ची से जलन हो रही थी, तो उसने फैसला किया जेमा की स्वीट बेटी ही उसकी बर्बादी की वजह बनेगी। उसकी बेटी अपनी माँ के प्यार के बगैर बड़ी होगी और उसने जेमा से उन्मू के मर्डर का जुर्म कबूलवाया। अब जेमा जैसे ही बेकन को मारने जाती है, बेकन के पॉकेट में रखे फोन का अलार्म बजने लगता है। जेमा उसे निकालती है तो उसकी नजर फोन को लगाई किचन पे जाती है, जिसमें कई अजीब चीजें लगी है और उसी में एक है वो ऑरेंज कलर की मार्बल जो उन्मू की थी। जेमा तुरंत समझ जाती है वो सब चीजें यानी उन बच्चों के सुविनियर्स है जिनके मर्डर बेकन ने किए हैं। मतलब सिर्फ उन्मू ही नहीं, बेकन ने और भी कई बच्चों के मर्डर किए हैं। क्या गुजरी होगी उन माँ बाप के दिल पे जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को गंवाया है। अब जेमा अपना बेकन को मारने का प्लान चेंज करती है। इस दरिंदे को सजा दिलाने के लिए कुछ और सोचना होगा। वो बेकन के दोनों पैरों पे गोली चलाती है। फिर वो डिटेक्टिव पार्क को कॉल लगाती है और उसे वो सुविनियर्स दिखा के बोलती है कि उस वक्त और भी कई बच्चों की किडनैपिंग करके हत्या की गई होगी जिनकी ये चीजें है। कुल मिला के वो 5 बच्चे हैं। अब वो बेकन के घर की तलाशी लेती है तो उसे टेबल के नीचे छुपाई कुछ टेप्स मिलती है। अब जब वो टेप्स प्ले करती है तो उसमें उन बच्चों को मारने का वीडियो होता है। वो देख के पार्क बहुत दुखी होता है और जेमा के प्लान में उसे साथ देने का फैसला करता है। जेमा जान जाती है बेकन उससे ज्यादा उन माँ बाप का मुजरिम है जिनके बच्चों को उसने मारा है। तो अब वो उन सभी पेरेंट्स को उस वीरान स्कूल में बुलाती है और उन्हें उनके बच्चों की वीडियो दिखाती है, जिसमें बेकन उन बच्चों को टॉर्चरिंग करके उनका मर्डर करते हुए दिखाई दे रहा है। अपने बच्चों की वो चीखें सुन के उन पेरेंट्स का दिल दहल जाता है। रो रो के उनका बुरा हाल होता है। जेमा उन्हें बताती है कि बेकन स्कूल का टीचर था। वो दूसरे क्लास के बच्चे को सिलेक्ट करके किडनैप करता था ताकि उस पे शक ना हो। बच्चे को मारने के बाद वो दूसरे स्कूल में नौकरी पकड़ लेता था। बच्चे उसे इरिटेट करते थे। किडनैपिंग के तुरंत बाद वो उन्हें मार देता था। रैंसम के पैसे के लिए जब वो फोन करता था तब वो बच्चों की रिकॉर्डिंग की हुई आवाजें सुनाता था ताकि पेरेंट्स को लगे उनका बच्चा जिंदा है। अब वो उन पेरेंट्स से कहती है उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो बेकन को कानून के हवाले किया जाए या हम हमारे हिसाब से उसका फैसला करें। अदालत में केस सालों चलेगी मगर हमारा फैसला अभी इसी वक्त तुरंत होगा। तुम तुम्हारे हिसाब से उससे बदला ले सकते हो, जो तुम लोगों का हक है। वो उन लोगों से कहती है बेकन ने उनसे लिया हुआ रैंसम का पैसा उन्हें वापस किया जाएगा। ज्यादातर लोग इसी फेवर में हैं कि वो अपने हाथों से बेकन को सजा देना चाहते हैं, मगर इस तरह किसी को मारा गया और बाद में किसी ने पुलिस के सामने मुंह खोला तो सबका चुप रहना जरूरी है। तो फैसला लिया जाता है कि बेकन को मारने के बाद सबका ग्रुप फोटो लिया जाएगा ताकि सबके इन्वॉल्वमेंट का सबूत हो। अब नंबर निकाले जाते हैं जिसके हिसाब से उन फैमिली को एक एक करके उस रूम में छोड़ा जाएगा जहां बेकन को कुर्सी से बांध के रखा है। प्लास्टिक रेनकोट पहन के हर एक कोई ना कोई हथियार लेके बेकन पे अपनी भड़ास निकालता है। धीरे धीरे दर्दनाक मौत बेकन को मिलती है और उन फैमिली को कहीं ना कहीं ये सुकून मिलता है कि उन्होंने अपना बदला तो पूरा किया। बेकन की मौत के बाद सबका ग्रुप फोटो निकाला जाता है। बेकन की डेड बॉडी को स्कूल के पास ही दफनाने के लिए ले जाया जाता है, मगर अभी जेमा का बदला बाकी था। तो वो मरे हुए बेकन के सर पे 2 गोलियां दाग देती है और गन को उसकी लाश के पास फेंक देती है। अब सब जेमा के केक शॉप आके इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग अपना अकाउंट नंबर जेमा को देते हैं ताकि वो बेकन ने उनसे लिया हुआ रैंसम का पैसा उनके अकाउंट में जमा कर सके। जेनी को लेने उसके फोस्टर पेरेंट्स कोरिया आए हैं। जेमा भी यही चाहती है कि जेनी उनके साथ चली जाए। जेल से सजा भुगत के आई अपनी मर्डरर माँ के साथ ना रहे। शायद वो भी उतनी ही पापी थी जितना कि बेकन। उन्मू की वो गुनेगार थी। आज अगर उसकी आत्मा उसके सामने आती तो वो भी उसे माफ नहीं करती। जेमा टोफू लेके जेनी के पास आती है। वो रोते हुए उसे गले लगाती है। उसने जेनी का बचपन मिस किया था और अब आगे की जिंदगी भी वो उससे दूर रहने वाली थी। वो चाहती है कि उसकी बेटी एक प्योर और इनोसेंट जिंदगी जिए जो वो खुद नहीं जी सकी। दोनों टोफू खा के एक दूसरे को गुड लक देती है। जेमा टोफू में अपना चेहरा घुसा के रोने लगती है और मूवियाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक बटन ही तो दबाना है जो फ्री में है, फिर कंजूसी क्यों? आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो, हमारा हौसला बढ़ेगा। यकीन कीजिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसका हमें फल मिलेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।